हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग चालू करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल सीरीज जिसका नाम है कम में बम, जहां पर आपको मात्र 15 मिनट के अंदर कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करवा दिया जाएगा। पर पहले मैं बोल देता हूं भैया, डिटेल्ड नहीं है। डिटेल्ड अगर जानना है या इसका वन शॉट देखना है तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। परंतु जैसे हर बार होता है कि भैया एग्जाम से पहले फटाफट फटाफट इंपॉर्टेंट चीजों का एक क्विक रिवीजन हो जाए, तो उसी के रिगार्डिंग ये सेशन आपके लिए बनाया गया है। सो इसी बात पे बिना ज्यादा टाइम बर्बाद करते हुए शुरू कर देते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो टाइमर लगा हुआ है, यहां पर हम लोगों को जस्ट करना है टाइमर ऑन और कर देते हैं हमारी शुरुआत को। तो भाई साहब, सबसे पहले जब कभी भी हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो ध्यान रखना है इस बात का कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्यूशन। पर क्वेश्चन पूछा यहां पर यह जाता है कि सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड या गैस, किस बात पर डिपेंड करती है। तो ध्यान रखना, यह डिपेंड करती है सॉल्वेंट की स्टेट पर। हमेशा याद रखो, जब भी अमाउंट की बात होती है तो शक्कर को पानी में मिलाया जाता है और पानी हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू शुगर के। तो भाई साहब, जो आपके पास सॉल्वेंट की स्टेट होगी, सॉल्यूशन की स्टेट भी वही होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नाउ बात कर लेते हैं अगले वाले की। तो भैया अगला होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट, जहां पर आती है कंसंट्रेशन टर्म्स, जहां सबसे पहला आता है आपके पास में कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। फॉर्मूले की बात की जाए तो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जो कि यूज किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है, 55.55 होती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको बहुत ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और बात करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, तो सर इसका रीजन इस वजह से होता है क्योंकि इस पे डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। इसी वजह से वाटर का मास और जो वाटर का वॉल्यूम होता है, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। नाउ बात करते हैं कि ये वाली वैल्यू को जस्ट एज इट इज यहां पर उठा दिया है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू जिसे कहा गया है एन फैक्टर। तो मोलैरिटी में जब एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, नॉर्मेलिटी बन जाता है। और ये होता है इस पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसके ऊपर न्यूमेरिक हर बार पूछा जाता है। दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। बात कर लेते हैं कि भाई साहब यहां पर एन फैक्टर क्या होता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑन आयोनाइजेशन। जैसे NaCl है, आयोनाइज करने पर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, तो एन फैक्टर हो गया 1। वहीं सल्फ्यूरिक एसिड में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होने पर एन फैक्टर कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। तो बस रे भाई, इतनी सी कहानी है। नाउ बात कर लेते हैं मोलैलिटी की, जो कि एक टेम्परेचर के द्वारा इंडिपेंडेंट टर्म होती है, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम की जगह वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स आ जाता है। सेम वही वाला फॉर्मूला मोलैरिटी का ही, बस फर्क क्या आया, वॉल्यूम की जगह वेट ऑफ द सॉल्वेंट आ चुका है। इसी कड़ी में अगला फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन, जहां पे डिनोट करते हैं एक्स से। और माना कि 1 की जो वैल्यू है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो n1 अपॉन में n1 प्लस n2, वहीं x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन में n1 प्लस n2। वही बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। तो भाई साहब इससे जुड़े हुए और भी फॉर्मूले हैं, बस फर्क यहां पर आता है इसकी क्वांटिटी का, पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6। इसके अलावा जो भी कहानी होगी सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन होगा। अगर पार्ट्स पर मिलियन की जगह मास परसेंटेज आ जाता है तो वही सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन है, परंतु मल्टीप्लाई किसका हो गया, 100 का, क्योंकि परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। वॉल्यूम परसेंट में भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास बाय वॉल्यूम में भी सेम वही, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एक रिलेशन याद रखना रिगार्डिंग मोलैरिटी के, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और उसी की कड़ी में n1v1 इज इक्वल टू n2v2। परंतु कब, जब n फैक्टर की वैल्यू होती है 1, तभी n1v1 इज इक्वल टू n2v2 बनकर आता है। यह बात का ध्यान रखा जाए। परंतु यह किस्सा कब होता है, सर बहुत आसान है, यह किस्सा तब होता है जब आप एसिड बेस या फिर डाइल्यूशन को परफॉर्म करते हो, मतलब 2 जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनको आपस में कंबाइन करते हो, तो उस कड़ी में यहां पर ओवरऑल ये वाली वैल्यू आती है।
नाउ एक एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो भैया स्मॉल एम है मोलैरिटी, कैपिटल एम है मोलैरिटी, और यह है इन दोनों के बीच का रिलेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में पूछा जाता है, कभी भी इसे कोई न्यूमेरिक में नहीं पूछा गया है, एटलीस्ट सीबीएसई के एग्जामिनेशन पे। नाउ बात कर लेते हैं अगला पॉइंट सॉल्युबिलिटी, जहां पर हम देखेंगे कि कोई गैस किसी भी लिक्विड के अंदर जब मिक्स करवाई जाती है तो यह कितनी अमाउंट में मिक्स हो सकती है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और इस बात पे हेनरीज ने अपना लॉ दिया था जिसमें उसने बोला था कि जो प्रेशर अप्लाइड होता है इस मीडियम के ऊपर या फिर इस पूरे सिस्टम के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यहां पे सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी किसकी सर, सॉल्युबिलिटी यहां पर निकलकर आती है गैसेस की। तो ध्यान रखना यहां पर सॉल्युबिलिटी को आप मोल फ्रैक्शन से भी डिनोट कर सकते हो, परंतु किसका, गैसेस का। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। नाउ बात कर लेते हैं प्रेशर और हेनरीज कांस्टेंट, ये कब आता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया जाता है। अब इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि एक रिलेशन होता है टेम्परेचर रिगार्डिंग। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी घटती है, और उसी तरह से जो हेनरीज कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, आपके पास में इंक्रीज हो जाता है। इस बात का छोटा सा आपको यहां पे ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी और हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ बात कर लेते हैं आगे राउल्ट्स लॉ की, जो कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए होता है जहां पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, किसके, सॉल्वेंट के। क्योंकि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर एक्चुअल में क्या है सर, ये प्रेशर एक्चुअल में है आपके पास में वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो इक्वल और एक कांस्टेंट आता है। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में होता है इनिशियल वाला वेपर प्रेशर। इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला आप ये बना सकते हो, ए को सॉल्वेंट मान लिया, बी को सॉल्यूट मान लिया है। नाउ बात कर लेते हैं भाई साहब इसी फॉर्मेट की वजह से एक ग्राफ आपके पास में बनकर आता है जो कि होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जहां पर बात यह होती है कि सॉल्वेंट का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट के। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि यहां पर सॉल्वेंट देखो जीरो से मैक्स जा रहा है, सॉल्यूट जीरो से मैक्स जा रहा है, दोनों अपने अपने मैक्स प्रेशर को अचीव करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो लाइन रिलेशन दिखाती है वो होता है टोटल प्रेशर, जो कि हो जाएगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। इतनी सी बात है रे भाई। इसके बाद आगे बढ़ते भैया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जहां पर आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को, साथ ही साथ चेंज इन एंथैल्पी जीरो, वॉल्यूम जीरो, और थ्योरेटिकल और ऑब्जर्वेबल प्रेशर भी बराबर होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स याद रखना सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्वल होता है। वही नॉन आइडियल इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। परंतु इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके पास में इस वेपर प्रेशर का, जहां थ्योरेटिकल बराबर नहीं होता है ऑब्जर्वेबल के। अगर थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन के बराबर नहीं होता है तो यह सिचुएशन नॉन आइडियल में दो चीजों को जनरेट कराती है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। जहां पर ऑब्जर्वेबल अगर ग्रेटर देन हो जाए थ्योरेटिकल से तो पॉजिटिव डेविएशन, सारी वैल्यू पॉजिटिवली बड़ी 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 होती चली जाएगी, और जब सारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो यहां पर मुझे एक चीज देखने को मिलेगी कि जो थ्योरी का प्रेशर है वो क्या है, कम है। तो इस वजह से जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसे कहा जाता है मिनिमम एजियोट्रॉप। ठीक है भाई साहब, क्या कहा जाता है, मिनिमम एजियोट्रॉप। वहीं पर नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं जस्ट उल्टा, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैक्सिमम एजियोट्रॉप। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी आती है। मैक्सिमम में देखो ग्राफ कहां गया है, पॉजिटिव साइड पे ऊपर की तरफ, मिनिमम में नीचे की तरफ गया है। रीजन बहुत सिंपल सा है, रीजन यहां पर है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच ज्यादा होता है, यहां कम होता है। तो बस इसी रीजन की वजह से ये सारी कहानी होती है। नाउ बात कर लेते हैं एजियोट्रॉप्स की। जैसा कि अभी नाम आया, दो या दो से ज्यादा ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर जो कि सेम कंसंट्रेशन को कंटेन करते हैं, अगर उनकी आप स्टेट भले ही क्यों ना चेंज करवा दो, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, वो हमेशा सेम कंसंट्रेशन को ही क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। एग्जांपल बेंजीन प्लस
टोलुइन। ये कहानी होती है रे भाई। अब बात कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। फिर बात कर लेते हैं कि भाई साहब 4 तरह की प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि यहां पर कमी को बताता है, तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है सर? सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं यहां पर जो उसका कंसंट्रेशन होता है, जो पार्टिकल्स का अमाउंट होता है उस पर, तो वो वाली वैल्यू। उसी तरह से एलिवेशन, चीजें बढ़ गई तो फाइनल माइनस इनिशियल, फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला। यहां पर ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला दे के रखा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मोलालिटी को। वहीं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम का सेम फॉर्मूला है, सिर्फ कांस्टेंट बदल गया। जहां पहले के बी था अब वहां पर क्या हो चुका है? के एफ। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहां पर सी हमारे पास में कंसंट्रेशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर। नाउ बात कर लेते हैं आगे ऑस्मोसिस की। तो भैया इस बात पे जरा ध्यान दिया जाए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के अंदर आप यहां पर ये बोलते हो कि भैया ऑस्मोसिस एक ऐसी घटना होती है, इसको क्या लिख दें यहां पर? अच्छा ये निकल गया था, जरा सा इसमें हम लोग यहां पर कर देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो भाई साहब ऑस्मोसिस की घटना में क्या होता है? सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है? पास होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के। परंतु अगर यहां पर मैंने एक ऐसा प्रेशर अप्लाई कर दिया जो कि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में मिक्स होना रोक देता है, तो इस तरह के प्रेशर को क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। परंतु अगर यहां पर लगने वाले प्रेशर का अमाउंट आप लगातार बढ़ाते जाओगे और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो इस सिचुएशन पे जो फ्लो है वो उल्टा हो जाएगा। तो जब फ्लो उल्टा होता है तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। क्लियर हो गई बात, क्या कहानी है? नाउ बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिसमें आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉल्यूशन का बराबर होता है दूसरे सॉल्यूशन के जब टेम्परेचर को रखा जाता है कांस्टेंट। परंतु जब बराबर नहीं होगा तो एक वैल्यू बड़ी होगी एक छोटी, तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो हाइपर होगी, ज्यादा होगी, तो हाइपरटोनिक जो कम होगी वो क्या हो जाएगी? हाइपोटोनिक हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए जी। इसके बाद में आता है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग वान टू फैक्टर के, जहां पर आई बराबर क्या होता है? ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू। एक वैल्यू आपके पास में यहां पे ये आती है। नाउ इसमें आता है आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो डिसोसिएट हो रहा है, और लेस देन 1 हुआ तो क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला आपके पास में देके रखा हुआ है। परंतु 1-2 फैक्टर के रिगार्डिंग अगर कोई मुझसे शॉर्ट ट्रिक पूछता है तो मैं तो एक सीधी सी बात बताता हूं कि सर अगर आपके पास में NaCl देके रखा हुआ है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं आपको? सॉरी आयंस मिल रहे हैं, 2 आयंस मिल रहे हैं। तो याद रखो इसका 1-2 फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। अगर आपके पास में 1-2 फैक्टर पूछा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहां पर कितने आयन मिल रहे हैं सर? यहां पर मिल रहे टोटल 3 आयंस। तो 1-2 फैक्टर क्या पटक दो यहां पे? 3 पटक दो। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी होती है। परंतु कुछ इसमें और भी डिफरेंसेस होते हैं जिसको कि वन शॉट में कवर करा गया है। साथ ही साथ में जो PYQ वगैरह है उसमें भी मैंने इसको कवर करके रखा हुआ है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया कितनी सारी कहानी है। यहां पर N और M को ध्यान रखना। N जहां नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल है, वहीं M क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड। ठीक है जी, क्लियर हुआ। और इसके बाद में भैया अगली कहानी आपके पास में होती है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर जब कभी भी आप एनालिसिस करते हो और उसका एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो हमेशा ये आई का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, जो कि होता है 1-2 फैक्टर। एक समझने वाली बात जो कि हमेशा केस स्टडी वाले क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, केबी का नाम होता है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। जहां पे आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हो, जबकि केएफ जहां फ्रीज की बात होती है तो उसको कहा जाता है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। नाम ध्यान रखना, कई बार इसका आपको एमसीक्यू देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि नाम अधिकतर लोग ये यूज नहीं करते हैं। इसको बोला जाता है बॉइलिंग कांस्टेंट, इसको फ्रीजिंग कांस्टेंट बोला जाता है नॉर्मल टर्म्स में। इन दोनों को थोड़ा सा कम ही यूज किया जाता है, इस वजह से इसको ध्यान रखना है।
ठीक है जी, क्लियर हुई बात। और यहीं पर रोक देते हैं हमारा समय। तो भैया 13 मिनट और 6 सेकंड में यह हमने कर लिया है YouTube की हिस्ट्री का सबसे क्विकेस्ट रिवीजन, जहां पर काम काम की सारी बातें आपको बता दी गई हैं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया बस इसी तरह से एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में 2-2 4-4 घंटे का जो पूरा का पूरा आपके पास में वन शॉट होता है वो देख पाना जरा मुश्किल होता है। तो आपकी जो बढ़िया सी स्टडी है उसको और ज्यादा फाइन करने के लिए ये बनाया गया है क्विक रिवीजन। आई होप सो ये आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फटाफट से कर दो इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही साथ में शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। तो बस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।